यार तुझे क्या हुआ आजकल तो खेलने नहीं आता है? अरे भाई, आईटी जाने का सपना देखा। मम्मी पापा ने भी फोर्स किया कि आईटी जाना है, आईटी जाना है। पता ही नहीं आईटी कैसे जाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे तैयारी तुझे करूं। कुछ आईआईटी के बारे में नहीं पता, क्राइटेरिया क्या होता है ये सब? तो तूने बिग ब्रेन्स का नया वीडियो नहीं देखा क्या? अरे भाई, अब बिजनेस जाने के लिए पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे पैसे होते भाई तो- तुझे नहीं पता है, बिग ब्रेन्स एक फ्री यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आईआईटी का, जेईई मेंस का, एडवांस का, फुल कोर्स का सारा फीस माफ है और फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब पे। क्या बात कर रहा है? हाँ, चल अभी ज्वाइन करते फ्री हैं। में स्टडी कर सकता है वहाँ पे। चलो 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 अभी बिग ब्रेन्स ज्वाइन करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग ब्रेन्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, सपना आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे का। और इसके पहले भी एक स्किट के थ्रू हम लोग आपको समझाने का कोशिश किए हैं हाँ। कि कैसे एक बच्चा अगर वो मेहनत भी कर रहा है पूरा रगड़ के, है ना, पूरा रगड़ रगड़ के पूरा मेहनत कर रहा है, 2 साल मेहनत किया, फिर वो गया आईआईटी मतलब जेईई का एग्जाम देने, जिससे वो आईआईटी का गेट पर एंटर करेगा। तो उससे हम लोग अगर वो एंटर करेगा, अब उसको देखिए, स्टार्टिंग में उसको कुछ नहीं पता था, वो जो बच्चा था उसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था, ठीक है, कि कैसे आईआईटी का तैयारी करना और प्रिपरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है मेहनत के अलावा भी। तो मेहनत तो करना है, वो तो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या जरूरी है, तो वो चीज आपको बताएंगे हम लोग बिग ब्रेन्स पर, है ना, कि उसका प्रिपरेशन कैसे करना है और उस लेवल का क्वेश्चंस, है ना, उस लेवल का प्रिपरेशन साथ में मिलके करेंगे और साथ में हम लोग आईआईटी फोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा आप स्टूडेंट का हालत देख रहे थे, कितना कंफ्यूज था वो, तो उस चीज से उसको निकालने के लिए, और बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होगा इंडिया में जो कि उस चीज में रहता होगा कि कितना कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, तो उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन और उसके बारे में एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका रोड मैप क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं ना कि इसका रोड मैप क्या, कैसे क्या तैयारी करना है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, मान लीजिए 10 में कोई स्टूडेंट है और अभी हम लोग पास किए 10 से डायरेक्ट 11 पर गए, तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होगा जिसका 50, 60, 70, 80 है ना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स रहा है। तो उन लोग का दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, तो क्या एक एवरेज बच्चा भी आईआईटी क्लियर कर सकता है? तो उसका जवाब सिंपल सा है, यस। आपको अपने आसपास ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट्स मिल जाएगा जो कि एवरेज बच्चा से आईआईटी तक का रास्ता देखा हुआ है। क्यों? तो उसका कारण है कि उसको पूरा क्लियरिटी रहता है कि उस चीज का प्रिपरेशन उसको कैसे करना है, और उसको डायरेक्ट कौन करता है, मतलब उसको मेंटर कौन करता है, तो वो रहता है एक मेंटर जो कि उसको मेंटरशिप देता है कि वो रास्ता पे चलना कैसे है। रास्ता आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन जो सही रास्ता पे चलेगा और जो शॉर्ट रास्ता पे चलेगा, रास्ता भले लंबा है लेकिन सही रास्ता और सटीक रास्ता वो उसी को मिलता है अपना सपना। तो ये बात था। और देखिए अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम देके निकले, मैं भी जैसे दिया, ठीक है, तो सब कोई हम लोग निकले, बहुत सारा टॉपर रहा होगा 99 पॉइंट जैसा कि पेपर में न्यूज आया, और बहुत सारा ऐसा एवरेज बच्चा भी रहा होगा, और वो एवरेज बच्चा को अपना सराउंडिंग से, अपना नेबर से बहुत ऐसा सुनना पड़ता है कि कितना कम आया, क्या करेगा ना, ये सब बहुत ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक एवरेज बच्चा होगा, तो आपको एकदम डरना नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन पे लगे रहिए और डायरेक्शन जो है हम लोग देंगे, ठीक है। हम लोग आपको क्या करेंगे, पूरा एकदम रोड मैप, है ना, आपको रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। रोड मैप जेईई, इसका रोड मैप क्या है, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला तो हो गया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो आता था उसका आंसर यस हो गया कि एवरेज बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि आईआईटीएन में और एक जो नॉन आईआईटीएन है उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें डिफरेंस होता है पेशेंस का, ये स्ट्रगल का और कंसिस्टेंसी का। ये डीएससी जो है, डीएससी डिसिप्लिन, स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी। और ये एकदम मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई मजाक नहीं है कि ये 3 चीज एक आईआईटीएन को आईआईटीएन बनाता है ना। उस पर डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए कि वो इतना प्रिपरेशन कर दी,
मतलब अपना जो भी करो अपना काम 100% दो। 100% दोगे ना तो अब बाकी सब छोड़ दो। गीता में भी लिखा हुआ है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वही हम लोग को करना है, एकदम सटीक रास्ता पे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। तो वो स्ट्रगल हो गया। और एक आता है अपना कंसिस्टेंसी की कंसिस्टेंट जो है ना बहुत जरूरी है। अब आप मान लीजिए 1 घंटा आप डिसाइड किया ना, एक टाइम टेबल बनाए, उसमें पूरा आप लिख रहे हैं कि दिन से रात तक क्या शेड्यूल रहेगा, 8 घंटा ये, 4 घंटा ये, 5 घंटा ये, 6 घंटा ये, 2 घंटा सोएंगे, है ना, ये सब पूरा रहेगा। मतलब पूरा शेड्यूल किए, उसको 1-2 दिन तक फॉलो किए, फिर उसके बाद लगा नहीं, फिर उसमें टाइम कम कर दिए, कम करते करते खत्म खेल, फिर एक नया शेड्यूल बनाए। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे सब कुछ चेंज होते गया और चेंज होते गया। तो फिर आपका प्रिपरेशन, आप नेवर गिव अप एटीट्यूड से बाहर निकल गए कि भैया अब तो मेरे से होगा नहीं, अब खेल खत्म हो गया। तो ये चीज नहीं करना है। अब भले आप 2 घंटा पढ़े लेकिन उसको चलाइए, एकदम कंसिस्टेंट रहिए उस पे। जब तक आप अपना ड्रीम अचीव नहीं ना कर रहे हैं तब तक वो चीज पे टिके रहिए। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है इस IIT तक का रास्ता तक जाने के लिए और उस पे कदम रखने के लिए। तो वो चीज हम लोग करना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन, स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? अब स्ट्रगल आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं भैया पूरा पसीना बहा रहे हैं, एकदम सीरियस हो गए हैं, पूरा टेंशन में है कि क्या होगा, टेंशन में पूरा साल निकल गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि IIT JEE का आया है एग्जामिनेशन और वही टेंशन में आप एग्जाम देने चाहिए। तो ऐसे नहीं ना होगा। स्ट्रगल मतलब क्या हो गया कि आप जो है अपना स्ट्रगल को एंजॉय करिए, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, है ना। स्ट्रगल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे एंजॉय कैसे करें? एंजॉय ऐसे करें, जब भी आप क्लास कर रहे हैं ना तो उसको ये मत सोचिए कि आपको करना पड़ रहा है, हो गया खत्म, है ना, कर करके बाप रे बाप, ऐसे नहीं। आप उसको एंजॉयमेंट की तरह लीजिए कि वाह कितना मजा आ रहा है ना, उस सब्जेक्ट पढ़ने में कितना। अब बहुत कोई बोलता है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या एकदम लेंदी है, पढ़ते जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है केमिस्ट्री। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिएगा, एकदम उसको करते रहिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट हो सब पार हो जाएगा एकदम इजी वे में। और एक दूसरा है, स्ट्रगल में ही एक आता है टेस्ट। अब इसमें स्ट्रगल आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, पूरा मेहनत किए और उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ट दिए, ठीक है, टेस्ट दिए, उसके बाद पता चला कि मार्क्स से कम आ गया। तो मार्क्स अब कम आ गया तो वो चीज तो आप अब फिर बोलेंगे नहीं, अब मार्क्स कम आया है तो अब क्यों देंगे, है ना। मार्क्स कम आया तो अब मार्क्स मेरा फिर वो चीज वहीं पे रहने वाला है, नहीं। तो ये रिलेशन हम लोग को कंसिस्टेंसी देगा कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मार्क्स अगर खराब भी आ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अभी बहुत सारा टेस्ट दिया, उसमें मेरा भी खराब आया, तो क्या आप मैं छोड़ दूंगा IIT का प्रिपरेशन करने से, JEE का प्रिपरेशन करने से छोड़ देंगे हम लोग? तो नहीं, वो चीज नहीं करना। मार्क्स खराब भले आ रहा है आप छोड़ दीजिए, मार्क्स अपना आ रहा है, ठीक है, आप अभी स्टार्ट किए हैं। जो 10 से 11 का जो कदम रखते हैं ना, तो बहुत कोई सोचते हैं क्या कि 10 से 11 में गए तो 10 में, जब तक 10 में थे एकदम छोटे थे, अब जैसे एग्जाम सेंटर से निकले लास्ट एग्जाम देके तो लगने लगा आप तो भैया रोल में रहेंगे पूरा नेताजी बन के, हाय हेलो। नहीं, वो चीज नहीं करना है। आपको अपना काम, मेंटर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, और हम लोग भी जो बोल रहे हैं, मतलब हम लोग भी ये सब एक्सपीरियंस किए हुए ना। 10 में हम लोग वही चीज किए थे, हम लोग अपना टीचर का जो बात बोले, है ना, टीचर जो बोले वो हम लोग करते गए, तो हम लोग का 10 में अच्छा खासा आ गया। अब एक बात और रहता है ना कि 10 में जो टॉप किया, ये एक बहुत अच्छा चीज है कि 10 में जो ज्यादा टॉपर्स होता है ना, आप देखिएगा कि उसका नहीं निकलता है, उसका मतलब मैक्सिमम आप परसेंटेज रेशियो देखिएगा तो जो ज्यादा टॉपर रहता है ना 10 में 99, ये सब जो 99 97 लाता है उसका देखिए नहीं निकल रहा है, और जो वही एवरेज बच्चा है उसका देखिए एकदम फटाक से निकलते जा रहा है। तो ये क्यों होता है? अब ये इसलिए होता है ना क्योंकि टॉपर अब समझता है आप तो भैया टॉप कर रहे हैं, अब तो मजा आ रहा है, सब में तो टॉप ही करते रहेंगे, लेकिन ऐसा गलत सोच है। और जो कम मार्क्स लाता है ना वो, और जो उस एटीट्यूड में रहता है कि नहीं खराब मार्क्स भी आ रहा है तो नहीं छोड़ेंगे वो चीज, तो वो चीज हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को नेवर गिव अप एटीट्यूड में रहना है हमेशा। जब तक सफर है ना ये लंबा 2 साल का, तब तक हम लोग को नेवर गिव अप एटीट्यूड में रहना है और उसी को फॉलो करते रहना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। 3 चीज को सबसे अपना लाइफ में, सबसे पहले अपना लाइफ में ये चीज अप्लाई करिए
तभी किसी पे कदम रखिएगा तो फिर सब कुछ आपका इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रोड मैप टू जेईई। अब कुछ बात है इसके आगे हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में भी और हम लोग को डिस्कशन करना है, तो वो चीज अब विष्णु लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम आगे का इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या रोड मैप में और पार्ट्स हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहली बात जो है जेईई की, ये कोई भी बच्चा नहीं दे सकता है, ठीक है। जेईई कोई भी बच्चा नहीं दे सकता है। आपको ये बात सुन के खराब लगेगा, क्यों नहीं दे सकता है, मुझको मतलब है कि इच्छा देने की जेईई, लेकिन जेईई कोई भी बच्चा तब नहीं दे सकता है जब तक उसे इंटरेस्ट ना हो। विदाउट इंटरेस्ट आप आईआईटी में कभी नहीं जा सकते, विदाउट इंटरेस्ट आप आईआईटी में कभी नहीं जा सकते। इंटरेस्ट के डेवलप करना पड़ेगा आपको स्टडी में, क्योंकि आप अगर डेली 5 घंटे पढ़ते हो, मान लो सेल्फ स्टडी का बता रहा हूँ, कोचिंग को हटा के, डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो, जिसमें से आप 5 घंटे एकदम जबरदस्ती कुर्सी पे बैठकर, टेबल पे बैठकर पढ़ रहे हो, बगल में मम्मी है बैठी हुई देख रही है आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो 5 घंटा, जिसमें आपका जो माइंड है वो पिज्जा बर्गर पे घूम रहा है, घूमने पे जा रहा है, बाहर घूमने चले जाते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, तो ये सब करोगे तो आप फोकस्ड नहीं, क्या नहीं, फोकस्ड नहीं, ठीक है। और फोकस ही एक ऐसा चीज है जो आपको की है, एक तरह से करें ताला चाबी होता है ना, तो जब तक की नहीं लगाएंगे ताला नहीं खुलता है, तो फोकस जो है वो की है जेईई के लिए। फोकस क्या है, की है। तो आपको सबसे पहले क्या रहना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, क्या है। तो अगर आप स्कूल का देख लें, 12th 11th 12th स्कूल, ऐसे तो हम जेईई के बारे में पढ़ रहे हैं, पर 11th 12th में ही पढ़ के हम जेईई के एग्जाम देते हैं। तो 11th 12th में आपको पहले तो पीसीएम लो, पीसीबी लो, जनरली जेईई के लिए तो पीसीएम दिया जाता है, तो पीसीएम, इसके साथ आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पीसीएम हो गया। और पीसीएम ही नेसेसरी है किसमें, जेईई में, जेईई में। अब पीसीएम हो गया 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। देखिए इसमें अगर आप टाइम टेबल बता रहे हैं, जैसा भी निराला कुछ देर पहले बताया था टाइम टेबल, तो उसमें जो सबसे कम टाइम अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, तो उसमें जो आपको सबसे कम टाइम देना है वो देना है केमिस्ट्री को। सबसे कम टाइम जो आपको प्रेफर करना है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री मान लो दिन में फिजिक्स और मैथ्स पे आप फोकस कर रहे हो फुल, तो आप बिग ब्रेन्स पे आकर केमिस्ट्री का लेक्चर भी देख सकते हो, हमने अच्छे से समझाया उसको, आपको समझ में भी आएगा। तो केमिस्ट्री पे क्या देना है, कम टाइम देना है। क्यों, क्योंकि ये है इजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो, तो ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है इन दोनों में से। मैथ्स जानते हो, बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं, डरना नहीं है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स टाइम टेकिंग है, इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जेईई के बारे में। जेईई क्या है, कितने अटेम्प्ट देने हैं, कौन से कॉलेज जैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जेईई के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जेईई, तो जेईई क्या है, जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इतना नहीं लिखूंगा, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जेईई को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पार्ट में, 2 एग्जामिनेशन होता है जेईई का। एक होता है मेंस, जिसको हम लोग मान सकते हैं बेसिक लेवल ऑफ जेईई, ठीक है, एक होता है मेंस, और दूसरा होता है एडवांस्ड, जेईई एडवांस्ड, ठीक है। तो मेंस का देख ले, तो मेंस होता है, अभी गवर्नमेंट का नया रूल आया, इससे पिछले साल में 4 अटेम्प्ट होते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया है, जेईई का सिर्फ 2 अटेम्प्ट है एक साल में। लेकिन ये भी खराब नहीं है, 2 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होता है। इसमें से क्या होगा 2 अटेम्प्ट में आपका, कि बेस्ट आपका बेस्ट, जैसे आप पहला अटेम्प्ट दिए, जनवरी में एक पहला अटेम्प्ट हुआ था, तो आप पहला अटेम्प्ट दोगे, तो उसमें मान लो आपको आ जाते हैं 102 मार्क्स, और आप दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो जिसमें आपको मार्क्स आते हैं 165। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जेईई के जो डिपार्टमेंट में है वो क्या करते हैं, आपका बेस्ट मार्क्स लेते हैं। तो अगर आपका मार्क्स आया 165 और एक आया है 102,
तो आपको क्या देंगे, ये दोनों में से बेस्ट मार्क्स 165 देंगे। तो 2 अटेम्प्ट होते हैं एक साल, ठीक है, 2 अटेम्प्ट होते हैं एक साल में। और जेईई का अगर आप एग्जाम क्लियर, मेंस का, जेईई मेंस का अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको 2 कॉलेजेस, अच्छे जो कॉलेजेस हैं उस 2 कंसिडर किए जाते हैं। एक होता है एनआईटी, एक होता है जीएफटीआईस, ठीक है, एनआईटी और जीएफटीआईस। तो इन दोनों को जो मेंस में क्लियर करने के लिए कम से कम आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा लाने हैं। तो इसके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 115 से 140 के लगभग में आपको एनआईटी के बेस्ट टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, एनआईटी के टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। और एडवांस की बात करें तो एडवांस्ड एज यूजुअल हमेशा एक ही बार होता है, मेंस क्लियर करोगे, कट ऑफ पार करोगे, आपको एडवांस में बैठने दिया जाएगा। एज्यूम कर एक डाटा है गिवन बाय गवर्नमेंट, टोटल एक साल में 10 से 10.5 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जेईई मेंस को, जिसमें से कितने बच्चे, ओनली 2.7 लाख बच्चे किसको अटेम्प्ट करते हैं, एडवांस को। तो आप सोच सकते हो एडवांस का लेवल क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है एडवांस्ड। तो एडवांस सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होगा एक साल में, एडवांस का एक ही अटेम्प्ट होता है एक साल में। और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, मिनिमम स्कोर चाहिए आईआईटी में करने के लिए अंडर 10,000 चाहिए आपको आईआईटी में एंटर करने के लिए। इसको अगर 10,000 के मतलब अंडर आ जाते हो तो आपको मिलेगी क्या, आईआईटी। और अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, तो इसके लिए आपको लाने होंगे अंडर 1000 टू अंडर 500 रैंक्स। 1000 तो आप छोड़ ही दो, आप 500 को लो, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि जल्दी सीट्स भी खाली नहीं रहती। तो 500 को लेके चलो। अगर आपको टॉप जैसे कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे हो गया, तो इसके में जाने के लिए आपको अंडर 500 आना पड़ेगा, ठीक है। तो जेईई एडवांस की बात कर रहे थे हम, तो जेईई एडवांस्ड होता है 2 शिफ्ट में। कितने शिफ्ट में होता है, 2 शिफ्ट में। जेईई एडवांस होता है 2 शिफ्ट में। हर एक शिफ्ट का ड्यूरेशन कितना होता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। सुबह का एक शिफ्ट होता है, एक शाम का शिफ्ट होता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। तो इन दोनों शिफ्ट में 54 टू 60 क्वेश्चंस, इन 54 टू 60 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व करना है, कट ऑफ पार करना है, तब जाके आपका आईआईटी एडवांस क्लियर होगा। अभी भी क्लियर होगा, अभी आईआईटी मिलेगी नहीं। अभी आप इसको क्लियर करोगे तो जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आपका जैसे एमआईटी हो गया, एमआईटी वो वाली नहीं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एमआईटी कहते हैं, तो वो सब आपको थोड़ा कट ऑफ पार करने पे वो सब ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं जेईई मेंस की। मेंस होता है 2 अटेम्प्ट होगा एक साल में। तो एक अटेम्प्ट में बात लेते हैं, एक अटेम्प्ट में होंगे 3 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 90। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से ऐसे तो 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट गिवन होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, लेकिन 5-5 क्वेश्चन सभी पेपर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में ऑप्शनल होते हैं। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25, 25 एंड 20। तो टोटल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 25, 25 एंड 25, ये जो हो जाता है 75। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप 75 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आप कट ऑफ पार करते हो उस पर डिपेंड करता है। तब जाके आपका क्या होगा, क्लियर, मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जेईई के बारे में बात करते हैं कि जेईई चैलेंजिंग क्यों इतना, कितना इसमें इसका हाइप क्यों इतना जेईई का। तो जेईई वैसे भी बहुत हाइप एग्जाम है, जेईई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया। तो जेईई चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है, आपका ऊपर से नीचे तक पूरा निचोड़ के रख देगा। जितना आपका लिमिट है उसको आपको दिखाना पड़ेगा इस एग्जाम में। Why जेईई is challenging? Why जेईई is challenging? तो जेईई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है? देखो, आप अगर 2 दिन का एग्जाम होता है, जैसे आप आज 10th दिए,
कल 2 दिन पढ़े फिर जेई, तो उसमें उसका इतना हाइप नहीं रहता। जेई का चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें आपको पेशेंस टेस्ट करेगा आपका इसका। टोटल आपको 2 इयर्स जम के प्रिपरेशन करना है, रात दिन एक करना है। 10 घंटे 12 घंटे बच्चे लगे होते हैं, 18 घंटे तक कोटा के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमको कोटा के बच्चे से ज़्यादा अच्छा करना है तो हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पेशेंस आपको 2 साल तक रखनी पड़ेगी। और इस बीच में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप कर देते हैं अपना प्रिपरेशन। ड्रॉप लेते नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं मम्मी पापा को बोलकर। वो बोलते हैं कि जेई नहीं हो सकता, लेकिन ये हमको कभी नहीं करना है। हम क्या हैं? हम हैं वॉरियर। हमको 2 साल डट के मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो जेई क्या करेगा आपका? पहले तो पेशेंस पूरा एकदम निचोड़ के आपका पूरा मेहनत टेस्ट करेगा, ठीक है। और अब टेस्ट देना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार पढ़ते जा रहे लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कितना रैंक आ रहा है, आप किस पोजीशन पे हो, क्या आपका मेहनत का लेवल है। तो आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। टेस्ट जब हो रहा है तब देना है। एवरी टेस्ट should be attempted। टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टेस्ट हो गया, फिर और एक और प्रैक्टिस करना है। क्या मतलब दिमाग में बैठाना है कि हर एक टेस्ट में आपको क्या करना है? अच्छा परफॉर्म करना है। हर एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो फिर आप क्लियर करोगे, इसको टेस्ट दोगे तो जेई फिर एडवांस मेंस ये सब तो क्लियर होना ही है। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा, अगर आप इस चीज़ को रखकर आप एग्ज़ाम देते हो, मेहनत करते हो, लगातार लगे रहते हो, तो उसके बाद जब इस एग्ज़ाम को देकर जब आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली आपको सेटिस्फाई करने वाला। ओके, तो फोकस रहना जरूरी है। तो इसके आगे क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग, प्लानिंग क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो आदित्य बताएगा। गाइस, तो अभी आईटी के बारे में पता चल गया ना कि कैसे देना है एग्जाम कब होगा, कितने पार्ट्स में होगा। अब मैं ये बताऊंगा कि सपना देखा है, अब प्लान क्या होगा, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है ना कि अब समय अपना उसको अच्छे से बांट ले, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। सबसे पहला है ना, जितना भी यूट्यूब में लेक्चर देख रहा है, बिग ब्रेन्स का आया लेक्चर, उसको एकदम समय पे देख, एक समय बांध ले कि नहीं 4 बजे से 5 बजे से 8 बजे से इस समय मेरे को लेक्चर देखना है, उस समय लेक्चर देख। लेक्चर कभी भी मिस नहीं करना है, लेक्चर को हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। अगर लेक्चर मिस किया एक भी दिन, मतलब समझ ले कि वो दिक्कत हो रहा है, उस रास्ता पे तू भटक रहा है, समझ में आया। तो लेक्चर कभी मिस मत कर, कभी नहीं, लेक्चर कभी मिस नहीं करना है। दूसरा, लेक्चर अटेंड तो करना ही है। फिर हर लेक्चर में आपको होम असाइनमेंट्स दी जाएगी, प्रैक्टिस सीट्स दी जाएगी, हर प्रैक्टिस सीट को करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सीट करेंगे तभी अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में तुम्हारा स्पीड अप होगा। कभी कभी नहीं बनेंगे, कभी कभी बनेंगे, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सीट को डेली करना है, ठीक है। प्रैक्टिस। तीसरा है फॉलो अस ब्लाइंडली। किसी भी मेंटर को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे, हमें नहीं, किसी और को, कहीं और कोई कोचिंग में जाते हो तो वहाँ का टीचर जो कुछ भी बोलता है उस सारी बात को मानना है। किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी पे भी आपको अब आ गया कि नहीं हमको भरोसा है कि ये सर हमको अगर इनको फॉलो करेंगे तो हमको आईटी में पहुंचा देंगे, तो मतलब आपको उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सर बोले होमवर्क करो, तो होमवर्क का क्या है, वो तो कल भी करेंगे तो सर डांटेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, समझे। तो होमवर्क तो करना ही है, जो मिलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। अगर ये बात अगर नहीं मानना है, ये सब नहीं करना है, तो भाई तू अभी जा सकता है, समझ में आया। पूरा अच्छा से आँख में पट्टी बांध दे, जो बोला जाएगा वो करना है, वरना नहीं होने वाला सिलेक्शन, समझ में आया। फिर तीसरा है, यानी चौथा है गिव अप कर देता बहुत कोई। अभी के लिए नहीं करेगा, 3 महीना नहीं करेगा, 4 महीना नहीं करेगा, बाद में क्या करेगा ना, छोड़ दे, बोले नहीं होगा हमसे। क्यों? क्योंकि अभी है ना कि अभी बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, अभी हो जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे धीरे धीरे लेवल अप करेंगे क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएंगे।
अभी आएगी 80% मार्क्स, आ जाएगी 70% भी आ जाएगी, तू चाहेगा ना, मेहनत करेगा ना, 100% भी आ जाएगी, ठीक है। 3 महीने बाद कोशिश कर, 20% भी पक्का आ जाएगा। हो सकता है फेल हो जाए, समझे, 20% फेल हो गया ना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 2-3 बार होएगा, 10 बार होएगा। लेकिन जो बच्चा रह गया ना, जो बच्चा उसके बाद भी मेहनत कर लिया ना, वही जाएगा आईआईटी। जो रहेगा वो जाएगा, जो हार नहीं मानेगा वो जाएगा, और जो हार मान के चला गया वो तो चला गया भाई, अब उससे नहीं होने वाला है, तो मेहनत कर, ठीक है। 5वां नंबर, सेल्फ डाउट। अपने आप पे डाउट मत कर, पर अपने आप से पूछ कि मेरे को क्या नहीं आया है, क्या सीखना है, कहाँ पे गड़बड़ हो गया। टेस्ट पे कम नंबर आया ना, तो कौन सा कॉन्सेप्ट वीक था, कौन सा कॉन्सेप्ट में मेरे को समझ नहीं आया, समझे, तो उस पर वर्क कर। अपना जो तुम्हारा जो कमजोर हिस्सा है ना, उसको अपनी सबसे बड़ा ताकत बना ले। समझ में आया? यही है की टू सक्सेस, अपना कमजोरी को अपना ताकत बनाना, ठीक है। 6ठा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, compete with others। अदर्स का मतलब ये नहीं कि जो तेरे से नीचे है, जो तेरे से अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके साथ बैठ, उसके साथ पेपर दे, नहीं तो उसका से अपना कंपैरिजन कर, समझा। हर वक्त सोच कि उसको बीट करिए, उसको बीट कर लिया, चल तेरे नीचे आ गया, उसके अपने ऊपर वाला को देख, ऐसा तो नहीं कि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है तो फिर तू नहीं है साहिब, सबसे ऊपर तो होता तो फिर आज बात ही क्या होता, अभी तेरे को पता ही नहीं तो कहाँ पे है, ठीक है। हमेशा अपने ऊपर वाले को देख, उसको डिफीट कर, ऊपर वाले को देख, डिफीट कर, ऐसे करेगा कभी ना कभी तो नंबर बनाना ही जाएगा। समझ में आया? ये है तेरे 6 रास्ते, ठीक है, इन्हीं से तू आगे बढ़ेगा। ठीक है, बस ये है तुम्हारे 6 रूल्स, इनको फॉलो कर, ठीक है। और दिमाग में ठान ले कि आईआईटी में अगर 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं टॉप में, उनमें से तू एक होगा। अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से तू एक होगा। अगर 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें से तू एक होगा। चलो और कुछ बातें स्कूल्स को कैसे मैनेज करेंगे वो बताते तुमको न्यायालय भैया। तो देखिए, मैं वापस आ गया, अभी तो पीछा नहीं छूटेगा 2 साल तक। तो अभी एक बात और आता है, अभी तो ऐसे गर्मी छुट्टी चल रहा है, तो अभी जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है ना, लेक्चर 2 तक आ चुका है, फिजिक्स में लेक्चर 2 तक आ चुका है, और मैथ्स का कल अपलोड होने वाला है। तो अभी तो स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन जब स्कूल होगा तब बहुत लोग को डाउट आता है कि वो चीज को मैनेज कैसे करें। तो एक बार उस चीज में बात कर लेते हैं, हाउ टू मैनेज स्कूल एंड जेईई प्रिपरेशन। जेईई प्रिपरेशन और स्कूल का जो टाइम है उसको मैनेज कैसे करें। अभी जब स्कूल खुल जाएगा ना, तो मैं मान के चलता हूं कि आपका स्कूल होता होगा 7 बजे से, अप्रॉक्स में मान लेते हैं, तो लगभग मैक्सिमम का तो यही स्लॉट होगा स्कूल का। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एकदम फोकस्ड वे में। और वो क्या है कि अब मान लीजिए सुबह हुआ, आप रात को क्लास किए, लेक्चर अटेंड किए, सारा होमवर्क बनाए, और एक चीज और बहुत जरूरी आता है, रिवीजन। और वो रिवीजन को आप सुबह 6 बजे, मतलब ये स्कूल का टाइमिंग है ना, इससे 2 घंटा पहले उठ के, 2 आवर्स बिफोर, इससे 2 घंटा पहले उठ के आपको जितना पिछले प्रीवियस डे में पढ़ाया गया ना, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, एकदम पलट पलट के देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ाया गया था। और उसके बाद अपना स्कूल जाइए। अब सुनिए, स्कूल में भी हम लोग को क्या करना है। स्कूल में अपना जो भी कॉपी वॉपी है ना, जेईई का जो भी आप नोट्स तैयार किए उसको ले जाइए। और उसको ले जाके, अब स्कूल में ऐसा नहीं है ना कि 1 मिनट भी ब्रेक नहीं मिलता हो, आधा घंटा भी आपको ये पढ़ाता है, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ा रहा है, कोई वहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो वो चीज होता है ना। आपको मान लीजिए बीच बीच में जैसे पीरियड चेंज होता है, तो उसमें 5 मिनट मिल रहा है, उसमें 10 मिनट मिल रहा है, कभी टीचर लेट आ रहा है, तो आप क्या करिए, उस बेंच का कोना पकड़िए क्लास का, वहाँ बैठ जाइए अपना कॉपी बुक लेके। और जब वो टाइम मिल रहा है, जब टीचर नहीं पढ़ा रहा है, या फिर टीचर मान लीजिए क्या दे दिया आपको, कुछ लिखने के लिए दे दिया कि बाबू लोग इसको छापो, तो तुम क्या करो उस समय, उसको छापो मत, उसको छापो मत, तुम्हारा जो नोट्स है ना उसको तुम पढ़ते रहो।
और जो क्वेश्चन तुम लगाए हो, मतलब जो जो प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पे मिलेगा या फिर कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ले जाओ उधर और वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करते रहो बस। और इस तरह से हम लोग को लगभग स्कूल टाइमिंग में 2 आवर्स ऐसा निकालना है, या फिर लगभग 1.5 आवर्स, इतना तो घंटा आपको निकालना पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए। और फिर आप घर आ जाते हैं, घर आ गए, मान लीजिए 2:30 तक आए, 3 बजे तक खाना पीना करके आधा घंटा सो गए, फिर 4 बजे से आप अपना लेक्चर अटेंड किए। यहाँ नहीं तो कहीं पे भी, है ना, यहाँ का भी एकदम बेस्ट लेक्चर आपको मिलेगा। यहाँ नहीं कहीं पे भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद लेक्चर अटेंड किए, मान लीजिए 4 से 8 बजे तक अपना आप पढ़ें, लेक्चर अटेंड किए, फिर उसके बाद 1 घंटा 9 बजे तक खाए किए, फिर उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक। अब देखिए क्या, अब 12 बजे बोल दिया तो सबका माथा जनक गया कि 12 बजे कैसे होगा। तो 10 में तो आदत नहीं था, एक दिन में मान लीजिए स्कूल में कितना टॉपिक कवर हो रहा है, एक टॉपिक कवर हो रहा है ना। अगर मोटर का टॉपिक चल रहा है तो मोटर का टॉपिक पूरा सर खींच दे रहे हैं, हंसी मजाक हा ही हो, तो वो सब चलते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है ना। सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो ये चीज को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। 12 बजे तक तो आप लगभग अपना पढ़िए, सेल्फ स्टडी कितना, 9 से 12 बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर सुबह उठिए कितना 6 या 5 बजे वहां पे रिवाइज करिए। और ये जो शेड्यूल है इसको आप मैनेज करते रहिए और ये कंसिस्टेंसी को कभी भी छोड़िएगा मत, है ना। ये जो आपका रेगुलरिटी है उसको अगर छोड़ दिए ना तो फिर खेल गया। पहले जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये प्रिपरेशन के लिए। अब थोड़ा एक डाउट आता है, लेवल क्या होता है, जेईई एडवांस का एकदम एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या लिखा हूँ, ऐसे क्यों लिखा हूँ ये सीक्वेंस में। तो सबसे लो लेवल अगर जेईई का कंपैरिजन में देखें तो सबसे लो लेवल का है आपका स्कूल बोर्ड्स का एग्जाम होता है ना, इसके सामने बच्चा है ना? और उसके बाद आता है नीट लेवल। नीट का एक चीज बताऊं, नीट में क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, एकदम फॉर्मूला चिपकाओ आंसर आ गया, फॉर्मूला में जो जो वैल्यू है उसको पुट करो और आंसर आ गया। लेकिन जेईई में क्या है ना, जेईई उससे भी हाई लेवल सोचता है। जेईई में आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जैसा आदित्य और विष्णु बताया, इसमें सोचना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें बहुत जरूरी है। इसमें तो आप फॉर्मूला रटे, यहाँ पे सब रट्टू तोता होता है, इसमें रट के चल गया, हो गया फॉर्मूला बैठा, आ गया आंसर। लेकिन इसमें ना रटना नहीं है, इसमें समझना है कॉन्सेप्ट। जितना डीप आप जाएंगे ना, जितना डीप स्टडी, उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा उतना आपका चांसेस बढ़ेगा जेईई में सिलेक्शन पाने के लिए, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और स्ट्रगल के साथ, विद एंजॉयमेंट। तो ये चीज था जिस तरह से हम लोग स्कूल और टाइम को इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट में अब कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में हम लोग का प्रोडक्टिव टाइम कितना निकला, प्रोडक्टिविटी कितना हुआ, कितना तो बचा लिए। अब कैलकुलेट करते हैं, सुबह उठे 1 घंटा प्लस आप स्कूल में लगभग मान लीजिए 2 घंटा प्लस 4 से 8 पढ़े लेक्चर कितना घंटा, 4 घंटा प्लस 3 घंटा और प्लस करके कितना हो गया, 3 6 आपका 10 घंटा, तो 10 घंटा तो यही निकल गया, 10 आवर्स आपका यही हो गया। और ये चल रहा है स्कूल के साथ चल रहा है, उसमें आपका 10 आवर्स निकला है। अब एक डाउट और आता है स्टूडेंट्स को कि क्या जो स्कूल जा रहा है और जो ड्रॉप लेके पढ़ रहा है या जो नॉन स्कूलिंग कर रहा है उसका सिलेक्शन, उसका रेशियो क्या है। तो देखिए सच बताऊं तो जो स्कूल जाता है ना उसको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक तो स्कूल का भी जितना होमवर्क, क्लास वर्क, उसको थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। वो आपको बात मानना पड़ेगा कि स्कूल को आपको इंपॉर्टेंस कम देना पड़ेगा और अपना प्रिपरेशन जो है जेईई का उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्या नॉन स्कूलिंग जो करता है एकदम फोकस होता है ना कि बस जेईई का तैयारी करना और किसी का नहीं, तो उस पर टाइम वो ज्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन आप स्कूल भी जा रहे हैं, है ना, पूरा रेगुलर आप जा रहे हैं और यहाँ पे जेईई का भी थोड़ा कम टाइम है, स्कूल का होमवर्क को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला। आपको जेईई का जो प्रिपरेशन है ना
उसको एकदम हाई लेवल तक करना पड़ेगा, उसको उसमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। स्कूल का उतना नहीं है ना, उसमें बस आपको 75% अटेंडेंस जो मांगता है उसको किसी तरह करिए, ठीक है, उसको करिए, बाकी 25% घर में रह के प्रिपरेशन करिए, तब देखिए कितना मजा आएगा। तो यही कुछ कुछ बात था। तो अब जो जो बताया इसके आगे अब क्या कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, वो चीज़ आपको विष्णु बताएगा, इसको देखते हैं। तो जैसे कि निराला ने अभी आपको बताया कि स्कूल और प्रिपरेशन का टाइम मैनेज कैसे करें वो निराला बताया। अब मैं आपको एक बेसिक जो आप टाइम टेबल को हमेशा यूज करके आप अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट ला सकते हो, वो एक टाइम टेबल दूंगा और बताऊंगा कि टाइम टेबल होता कैसा है। ठीक है, टाइम टेबल डिपेंड किस चीज पे करता है। पहली बात है टाइम टेबल, जो कि बहुत नेसेसरी है प्रिपरेशन में। आप किसी भी दिन अनियमित तरीके से पढ़ाई करोगे, अगर आप अनियमित रहोगे पढ़ाई में, अनसर्टेन रहोगे, तो आपका तो ये कभी होने नहीं वाला। ठीक है, अगर अनसर्टेन रहे, रेगुलर नहीं रहे, तो ये कभी होने नहीं वाला। और अगर आप रेगुलर हो पढ़ाई में, तो रेगुलरिटी किस चीज से दिखती है? रेगुलरिटी टाइम टेबल से दिखती है। तो टाइम टेबल डिपेंड करता है क्या आप कितना मेहनत करते हो। आप कभी ईगो में मत आना कि अरे यार मैं कैसे नहीं कर लूंगा, 10 घंटा पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन आप बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल पे सोचो, अभी आप कितना कर पा रहे हो। अभी मान लो चलो एक बेसिक से बेसिक बच्चा करते हो, आधा घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, आधा घंटा क्या कर रहा है? सेल्फ स्टडी कर रहा है। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। आधा घंटा क्या कर रहा है? हाफ आवर सेल्फ स्टडी। तो हमको कुछ नहीं करना। मैं उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि अगर चलो मैं आधे घंटे ही पढ़ सकता हूँ सेल्फ स्टडी में, कोचिंग को या ऑनलाइन वीडियोस को छोड़कर। ऑनलाइन वीडियोस का आपको की दे देता हूँ, 4 आवर्स नेसेसरी रखो ये लेक्चर को देखने के लिए। पुराने लेक्चर अगर 4 आवर्स में एक लेक्चर खत्म हो जाता है, प्रीवियस वन को रिवाइज करो, लेकिन 4 आवर्स आप रखो। कोचिंग के लिए हमेशा रिजर्व होना चाहिए 4 आवर्स। क्योंकि अगर आप टक्कर देना चाहते हो कोटा जैसे बच्चों का, तो उन लोगों का कोचिंग, अगर आपको बता दो उन लोगों का कोचिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 7 to 8 आवर्स कोटा वाले बच्चों को रेगुलर पढ़ाया जाता है डेली। इवन आई थिंक संडे को भी उनको मिनिमम 2 to 3 आवर्स का एक्स्ट्रा क्लास जरूर करवाया जाता है। उनको डेली मॉड्यूल, डीपीपी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज लाते रहते हैं। तो आप निराश ना हो, हम लोग भी लाएंगे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, तो आपको उसको अटेंड करना जरूरी है। कोचिंग के लिए आपको 4 आवर्स डेफिनेटली रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। और अब आगे मान लो हाफ आवर्स में, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, तो क्या करना है इस हाफ आवर्स में? आपको करना है रिवीजन। ये जो आपने पढ़ा इसका हाफ आवर्स में ऊपर आप टॉपिक को भी देख सकते हैं। अब चलो दूसरे बच्चे जो मेरी बात मान सकते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं और आगे का अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा कि 2 घंटा कम से कम रिवीजन करो। अब मैं आपको एक बेसिक टाइम टेबल देता हूँ। मान लो आप उठ रहे हो 5 बजे आपका मॉर्निंग टाइम होना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग टाइम होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे दिन के टाइम को मैनेज करके बता रहा हूँ। आप उठ सकते हो 7-8 बजे, लेकिन वो जो एक टाइम होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या रिवीजन के लिए, वो मिस हो जाएगा। तो 5 बजे आपको उठना नेसेसरी है। 5 बजे उठ के आपको क्या करना है? 2 घंटे किस चीज के लिए देने हैं? 2 घंटे देने आपको रिवीजन के लिए। देखो रिवीजन का टाइम ना आप कम कर सकते हो, लेकिन रिवीजन को कभी आप छोड़ना मत, कम करना छोड़ना मत। अगर आपका स्कूल 6 बजे से है, वैसे गर्मियों में तो जनरली 6:37 में ही होता है, अगर बाई चांस आपका 6 से है तो आप 1 घंटा रिवीजन कर पाओगे। और अगर आपका 7 बजे से तो आप 1:30 या 2 आवर्स भी कर सकते हो। उसके बाद आ गए हम लोग स्कूल से 7 to 11 या 7 to 12, अब जितना हो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं मानता हूँ चलो 1 बजे से 1 बजे का रूटीन बनाते हैं हम लोग, तो आपका 2 घंटा रिवीजन का हो गया। अब आ गए आप स्कूल से 1 बजे, तो अब आपको क्या करना है? पहले तो आपको नाश्ता करना है, ये सब तो ये तो आपका इसमें आ गया बेसिक नीड। इसमें आप हाफ आवर्स लोगे, 30 मिनट। उसके बाद क्या करना है? अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्कूल का होमवर्क या ये सब, तो आप उसके लिए हाफ आवर्स या एक घंटा, ठीक है, हाफ या 1 घंटा
आप स्कूल के होमवर्क के लिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आप स्कूल के होमवर्क को स्किप करना सीखो, ठीक है। स्कूल में उतना कुछ होता नहीं है, बस आपका क्या होना चाहिए, टीचर के साथ कनेक्शन अच्छे से बैठना है, टीचर के साथ कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए। बाकी वो जो आपका प्रैक्टिकल ये सब है वो 20-20 मार्क्स आपका चढ़ा ही देगा, ठीक है। तो आपका टीचर के साथ कनेक्शन बनाना है। और हाफ आवर्स हो गया तो मान लेते 1 घंटा, तो 2 बज गया। अब 2 बजे से क्या करना है आपको, मान लो आप पिछले दिन आपने कोई क्लास अटेंड किया, ये किया, प्रैक्टिस सेशंस हुए, टेस्ट हुए, तो आपको क्या करना है, 2 बजे से 4 बजे तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो पिछले क्लास में आपने स्टडी किया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, देखने की मैंने जो कल पढ़ा था और सुबह में जो रिवीजन किया, क्या वो क्वेश्चन आज हमसे बनते हैं या नहीं, क्या वो कॉन्सेप्ट हमको याद रहता है कि नहीं, वो करना है। उसके बाद 4 बजे तक का हो गया। फिर 4 से 8 तक आपने जैसे कोचिंग के लिए टाइम रिजर्व कर रखा है 4 to 8 फॉर कोचिंग। और कोचिंग में एक चीज हमेशा है, नोट्स वही होते हैं जो आप कोचिंग के टाइम बनाते हो। कोचिंग के बाद सोचोगे कि अरे मैं अभी देख लेता हूँ कहीं पे भी बैठ के, और उसके बाद कोचिंग के बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, तो वो नोट्स आर नॉट नोट्स, दे आर वेस्ट, वो कवाड़ होगी। नोट्स वही होता है जो कोचिंग के टाइम बनाते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स। और जो कोचिंग के बाद जो नोट्स मिलते हैं प्रोफेशनल होते हैं, बहुत डिटेल होते हैं, उसमें आपको लिखने के टाइम भी वेस्ट होता है और आपको मन भी नहीं करता। तो नोट्स आपको क्या करना है, कोचिंग के टाइम बनाना है। उसके बाद एक तो हो गया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने किस चीज के, जो प्रीवियस डे हमने पढ़ा था उस चीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और अभी 8 बजे 4 से 8 बजे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 8 बजे से 10 बजे तक हमको क्या करना है, डीपीपी बनाना है। डीपीपी जनरली जल्दी बन जाता है, लेकिन हम 2 घंटा एज्यूम करेंगे। डीपीपी बनाना है, क्या करना है, डीपीपी बनाना है, ठीक है। तो डीपीपी हो गए 10 बजे। अब 10 से आप 11 खाओगे, लंच करोगे, लंच करना। उसके बाद जो 1 घंटा बचा है हमारे पास, जो 1 आवर लेफ्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको एक स्पेशल चीज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। आपको सिर्फ एक पेपर लेना है अपने सामने, ठीक है। और आपने पूरे दिन में जो जो पढ़ा, स्कूल से लेकर कोचिंग तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले ऐसा पढ़ाते हैं जो जेई में नहीं आता है। जो जेई में आता है वो स्कूल में डेफिनेटली पढ़ाया जाता है, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो जेई में डेफिनेटली आता है, भले वो बहुत बेसिक लेवल पे हो, लेकिन आता जरूर है। तो आपको क्या करना है, पेपर लेना है, और जो जो चीज स्कूल में पढ़ाया गया या प्रिपरेशन टाइम आपने जेई के टाइम पढ़ा, अब आप उसको पॉइंट वाइज नोट करो। आपको लगेगा कि ये अरे यार टाइम वेस्ट है, एक तो हम नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये करना क्या जरूरी है। तो देखो, स्टडी में हमारा माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मेमोरी स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है वो माइंड ही है। तो जब तक आप माइंड को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आप एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, दिमाग में, माइंड में जो जो चीज़ आपने पढ़ा उसको रिकॉल करना सीखो, और रिकॉल करो और पॉइंट वाइज उस चीज़ को लिखो। पॉइंट वाइज जनरली लगेगा आपको 45 to 50 मिनट्स इसमें लगेंगे। उसके बाद आप आराम से सो जाओ। और एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों का, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो चलते ही रहता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सब जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारे स्ट्रेस को रिलीफ देता है। तो ये सब को स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो यही था, आपको प्रिपरेशन का पूरा डिटेल में अच्छे से देखना, नहीं समझ आ रहा है दोबारा देखना, 2x पे देखना, लेकिन देखना जरूरी है। जो पूरा रोड मैप था इसको समझना, इसको फॉलो करोगे आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो हमने टाइम टेबल डिस्कस कर लिया, क्या है एक बेसिक टाइम टेबल जिसको फॉलो करना है। तो इसके आगे 2-3 बात निराला बताएगा। तो एक चीज बहुत ऐसा, मतलब रेशियो का बात करें, अगर रेशियो का बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफलाइन से ज्यादा होता है या ऑनलाइन से ज्यादा होता है, तो ये सच बात है कि ऑनलाइन से जो सिलेक्शन का रेशियो है ना वो कम है, और ऑफलाइन से सिलेक्शन का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर हम लोग, जब भी आप रिजल्ट देखे होंगे ना, तो एलएन का बच्चा, मतलब वो तो ऑफलाइन पढ़ रहा है, और ऑफलाइन का जो एलएन का बच्चा है ना,
हमेशा उसका देखिएगा रैंक 1 2 3 4, और जो ऑनलाइन पढ़ता है ना उसका रैंक देखिएगा 300 400 1000 में रहता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ऑनलाइन में ना सब लाइटली ले लेता है हर चीज को। ऑफलाइन में जैसे क्या है, आपको वहाँ टीचर के सामने आपको गाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वर्चुअल है तो वर्चुअली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और स्टूडेंट समझता है कि अब टीचर वोचर तो कोई देखने वाला है नहीं, है ना, तो देखेगा कौन, तो करो करो और नहीं करना है तो मत करो। तो इसमें वापस से बात आ जाता है कंसिस्टेंसी का, कि आपको मेहनत उतना ही करना है ना जितना एक ऑफलाइन वाला बच्चा करता है। इसलिए ऑफलाइन वाला बच्चा का देखिएगा सिलेक्शन जो है रैंक यहीं से आता है 1 2 का। कोटा में एकदम सब मेहनती दिखेगा। तो हम लोग को उस लेवल तक पहुंचना है, ऑफलाइन का स्टूडेंट्स का लेवल तक पहुंचना है, और उसके लिए ना हम लोग को एकदम जम के मेहनत करना है। तो इसी के साथ एंड करते हैं है ना इस लेक्चर को। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो एक जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके जेई के जर्नी में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और इस वीडियो में जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगा, इस वीडियो में जो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो कॉपी पे नोट करना, उसको अपने माइंड में रखना, उसको टिल जेई जर्नी आप उसको एकदम आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। साथ में पढ़ेंगे दोस्तों, साथ में जेई क्रैक करेंगे, ठीक है। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अपने को, एंड थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर Thank you. फ्रेंड्स।